नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत और बात करेंगे चीन की। चीन से ताकतवर आखिर भारत कब हुआ है, ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये हम आपको आगे जानकारी देंगे। देखिए, हॉर्मुज जल जमरू मध्य में बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया को ये एहसास करा दिया है कि समुद्री व्यापार मार्गों पर नियंत्रण सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामरिक ताकत का भी सबसे बड़ा पैमाना है। यही वजह है कि अब भारत भी हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक मौजूदगी को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। अब भारत और इंडोनेशिया ने स्ट्रेट ऑफ मलक्का के प्रवेश द्वार पर स्थित सबांग पोर्ट के संयुक्त विकास पर सहमति बनाई है। यह बंदरगाह दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। मलक्का जल जमरू मध्य के बेहद करीब स्थित है। खास बात यह है कि सबांग पोर्ट भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड समूह के इंदिरा पॉइंट से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे इसकी सामरिक अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की निगरानी क्षमता, समुद्री सुरक्षा और लॉजिस्टिक पहुंच मजबूत होगी। क्या सबांग पोर्ट का विकास हिंद महासागर में चीन की बढ़ती समुद्री मौजूदगी के लिए एक नई चुनौती साबित होगा? क्या ये कदम क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदल देगा और क्या आने वाले वर्षों में भारत अपनी आर्थिक, सैन्य और समुद्री क्षमताओं के दम पर चीन के बराबर या फिर उससे अधिक प्रभावशाली रणनीतिक शक्ति बन पाएगा? इन सवालों के जवाब हम जानेंगे देश के बड़े ज्योतिषों से और समझेंगे कि ग्रह योग इस वक्त भारत को लेकर क्या बता रहे हैं, भारत और चीन के संबंध कैसे रहेंगे, क्या भारत जो है चीन के मुकाबले ज्यादा ताकतवर भविष्य में हो पाएगा? इसे लेकर आगे हम भविष्यवाणी समझेंगे, लेकिन उससे पहले मोदी की नीति से ताकतवर भारत बनेगा कैसे, आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, चीन से ताकतवर बनने की राह पर इस वक्त भारत है और यही वजह है कि डिफेंस के क्षेत्र में हम लगातार देख रहे हैं भारत लगातार उपलब्धियां हासिल कर रहा है। इधर सबांग पोर्ट से बदलेगा हिंद महासागर का शक्ति संतुलन, क्योंकि इंडोनेशिया दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उस दौरान जो है एक बड़ी डील हुई है, जिसमें मलक्का में भारत की बढ़ती मौजूदगी चीन की चुनौती लगातार बनी हुई है और ऐसे में हिंद महासागर में भारत की रणनीति में भी एक अहम जो असर जो है वो देखने को मिलने वाला है। इसके साथ ही भारत की समुद्री ताकत ड्रैगन पर भारी पड़ने वाली है। वो कैसे, वो भी आगे हम आपको समझाएंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जवाब में भारत ने एक नया दांव चल दिया है। एक नया यहां पर कहें कि एक नई रणनीति जो है यहां पर अख्तियार की गई है इंडोनेशिया के साथ मिलकर। इंडो पैसिफिक में भारत सबसे बड़ा रणनीतिक खिलाड़ी जो है वो बनेगा। आपको बता दें कि भारत की नौसैनिक शक्ति बदल देगी एशिया की समीकरण, और ऐसे में चीन को चुनौती कैसे मिलेगी, भारत के बड़े कदम क्या हैं? अंडमान निकोबार कमांड को मजबूत करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया गया। सबांग पोर्ट यानी कि इंडोनेशिया में रणनीतिक साझेदारी जो है वो देखने को मिली है और काफी अहम ये साझेदारी मानी जा रही है, क्योंकि इससे चीन का प्रभाव कम करने की कोशिश सीधे तौर पर भारत की है। क्वाड को मजबूत किया जाएगा और इसके अलावा आपको ये बता दें कि नौसेना का तेजी से आधुनिकीकरण जो है वो होगा और लगातार भारत ये कोशिश कर रहा है कि रक्षा क्षेत्र में भी भारत को मजबूत बनाया जाए और ऐसे में कई हमने देखे कि योजनाओं पर काम भी हुए हैं। समुद्री निगरानी नेटवर्क का भी विस्तार होगा, मित्र देशों के साथ लॉजिस्टिक समझौते भी होंगे और इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि लगातार जिस तरीके से पड़ोसी देशों के साथ सहयोग भारत बढ़ा रहा है, इसमें हिंद महासागर में मिशन आधारित जो है वो तैनाती भी की गई है। यानी कि आप समझिए कि इंडोनेशिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और ऐसे में जो समझौते कल हुए हैं वो कई मायनों में अहम माने जा रहे हैं, जिसमें समुद्री कूटनीति को बढ़ावा मिलने की दिशा में भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। अंडमान निकोबार कमांड को मजबूत करने को लेकर भी बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ता हुआ इस वक्त भारत का नजर आ रहा है। आचार्य राज मिश्रा ज्योतिषी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी इंडिया न्यूज पर। ये जो कल समझौता हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच में, इसे लेकर आप क्या स्थिति देख पा रहे हैं, खास करके चीन को लेकर? क्या आपको लग रहा है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में मलक्का को लेकर जो समझौते हुए हैं उसमें चीन की जो मजबूती हम लगातार समुद्री इलाकों में देखते रहे उससे कमजोरी देखने को मिलेगी? निश्चित रूप से देखिए, सबसे पहले अपनी सबसे अच्छा तरीका यह है किसी अगर दुश्मन को या किसी विरोधी को
अगर आपको कमजोर करना है तो उसका एकमात्र तरीका ही है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा लीजिए, आप अपने आप को बेहतर कर लीजिए। श्री रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई कहा था कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहो एक, और पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। ये रास्ता नहीं हो सकता कि आप डायरेक्टली किसी से जाकर के युद्ध कर लीजिए, डायरेक्टली किसी से लड़ाई करके उसको कमजोर नहीं किया जा सकता है। वहां पर आपका अपना भी नुकसान होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन जब आप अपनी ताकत को और बढ़ा लेते हैं, अपने लोगों को और ज्यादा जोड़ लेते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो विरोधी है उसकी ताकत खुद ब खुद कम हो जाती है। तो जो भारत इस टाइम पर जो कदम उठा रहा है, मैं अगर एस्ट्रोलॉजिकली थोड़ा जाने का प्रयास करूं तो वो भी मैं कह सकता हूं कि भारत की मंगल की महादशा चल रही है। मंगल में राहु का अंतर चल रहा है, राहु भारत के 10th हाउस के अंतर्गत है। इस टाइम भारत की कूटनीति का जवाब दे पाना आसान नहीं होगा। मोदी जी का जो है वो शायद अभी केतु स्टार्ट होने वाला है, मंगल की महादशा मोदी जी की भी चल रही है। तो ये परिस्थितियां अच्छी है और भारत जिस प्रकार से अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, अब कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि हमने मान लिया कि साहब अमेरिका से तो आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं, या अदर कुछ कंट्रीज से, खैर रिश्ते हमारे बिगड़ नहीं रहे हैं, रिश्ते हमारे वहां भी ठीक हैं, अमेरिका को पता है कि किसकी जरूरत है किसकी नहीं है। लेकिन अगर माना जाए, आप देखिए भगवान, हम शायद उस रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते को भगवान राम ने अपने जीवन के अंदर अपनाया था। भगवान राम ने बड़े बड़े राजाओं से संपर्क नहीं किया, अपने रावण को परास्त करने के लिए बड़े बड़े राजाओं को अपने साथ नहीं लिया, कि उनको साथ लिया जिन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो इस टाइम नरेंद्र मोदी जी का बहुत सुंदर विजन है, मुझे लगता है बहुत बेहतरीन विजन है कि वो हर उसको साधने का प्रयास कर रहे हैं जो भविष्य में भारत के साथ आ सकता है। तो जो ये समझौता हुआ है, मुझे लगता है ये बेहतरीन समझौता है, और इससे भारत की जब ताकत बढ़ेगी, भारत की ताकत बढ़ने से अपने आप चीन को डर, वो परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी और चीन अपने आप को अपने आप पीछे मानना शुरू कर देगा। तो मुझे लगता है इससे बेहतर रास्ता नहीं हो सकता है। चीन ट्राई कर रहा है, बांग्लादेश को साधने का प्रयास कर रहा है कि बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशन अच्छे करके भारत को दबाने का या भारत को कमजोर करने का या भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था। चीन कोशिश कर रहा था, चीन का पाकिस्तान के साथ अच्छा रिलेशन है, कोशिश कर रहा है कि चारों तरफ से भारत को घेरा जाए। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये कदम उठाया है वो इतना शानदार कदम है कि उससे जो कोशिश कर रहा था हमको घेरने की, वो खुद ब खुद ड्रैगन घिरता हुआ अपने आप को देख पा रहा है। तो मुझे लगता है इससे बेहतरीन कदम नहीं हो सकता, और एक ये शानदार कदम है, और इससे भारत का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, विरोधी निश्चित रूप से परास्त होंगे, और विरोधियों को पता चलेगा कि शांत रह करके, भारत को वैसे विश्व गुरु नहीं कहा जाता है, भारत को इसलिए विश्व गुरु कहा जाता है कि वो करके दिखाता है, वो बोलने पर विश्वास नहीं रखता, वो जल्दबाजी में अपनी चीजों को नहीं रखता है, वो करके दिखाने पर विश्वास रखता है। तो मुझे लगता है कि ये कदम भारत यानी कि भारत भविष्य में मजबूत होगा, जो आपकी भविष्यवाणी इसे लेकर बता रही है। लेकिन आचार्य जी जरा ये भी समझाइए, क्योंकि देखिए कल हमने देखा था इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी करते हुए नजर आए। उनके कामकाज को लेकर भी उन्होंने कहा कि जैसा प्रधानमंत्री कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में जो योजनाएं लेकर आ रहे हैं, जो कामकाज कर रहे हैं, उसमें काफी प्रभावित हूं और मैं उनके नक्शे कदम पर भी चलने की कोशिश करता हूं। लेकिन क्या ये जो साझेदारी हुई है, क्या ये लंबे समय तक चल पाएगी? क्या रक्षा क्षेत्र में, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर भी देखिए समझौता हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच में, रक्षा क्षेत्र में किस तरीके से भविष्य में मजबूत स्थिति इंडोनेशिया और भारत की देखने को मिल रही है? देखिए, अगर मैं बात करूं कि क्या परिस्थितियां आगे बढ़ेंगी, मजबूत होंगी, अच्छी होंगी, डेफिनेटली अच्छी होंगी। रीजन ये है कि जब भी मंगल इत्यादि की दशा में कोई डिसीजन लिए जाते हैं, जैसा मंगल की महादशा और राहु की अंतर्दशा के अंतर्गत परिस्थिति है, इस समय पर जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है ना, तो डिसीजन लॉन्ग टर्म का होता है, वो डिसीजन शॉर्ट टर्म का होता ही नहीं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, जो भारत की लग्न है, भारत का है, और वृष लग्न के अंतर्गत लिया गया कोई भी जिस कंट्री का भी लग्न स्थिर लग्न होता है, वो कंट्री जब डिसीजन लेती है तो शॉर्ट टर्म का डिसीजन लेती ही नहीं है, हमेशा लॉन्ग टर्म का डिसीजन लेती है। तो ऐसे परिस्थिति में ये निश्चित रूप से लंबे समय तक आगे जाता हुआ दिख रहा है, और इससे भारत को निश्चित रूप से फायदा होगा। अब भारत की जो
राशि है वो कर्क राशि है। इस टाइम पर देवगुरु बृहस्पति वहां पर गोचर कर रहे हैं, जो कि स्पष्ट रूप से इस विषय को दिखा रहे हैं कि जो भी समझौता हुआ है, जो भी चर्चाएं हुई हैं, जो बातचीत हुई है, ये डेफिनेटली बहुत आगे तक जाने वाली है और इससे भारत को बेहतरीन फायदा मिलने वाला है। आप सोचिए, अब इंडोनेशिया में ब्रह्मोस मिसाइल गजेंगी, है ना। अब हम पहले हमारी परिस्थिति क्या थी कि हम जनरली खरीदते थे, अब हम इस योग में इसलिए भी तैयार हो गए हैं कि हम उसको बेचने, इंडोनेशिया ऐसी कंट्रीज हमसे खरीद रही हैं। एक और बहुत बड़ा विषय है, मुझे लगता है इस पर ध्यान देना चाहिए। मुझे एस्ट्रोलॉजिकली भी मैं अगर जाऊंगा तो मोदी जी के चार्ट को जब मैं देखता हूं, बुध की परिस्थिति को देखता हूं, मंगल को अपने स्वराशि की परिस्थिति में देखता हूं, पंच महापुरुष योगों में से जो रोचक नाम योग है वो योग बना हुआ है और वो योग उनको प्रभावी बनाता है कि लोग उनका लोहा मानने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इंडोनेशिया मुस्लिम बाहुल्य कंट्री वाला देश है, मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या वाला देश है ना, मुस्लिम बाहुल्य कंट्री है। लेकिन वहां के लोग भारतीय प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करते हैं कि ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमें इनसे बहुत कुछ सीखना है, हमें इनके नक्शे कदम पर चलना है। ये देश के अंदर कुछ जो विरोधी तत्व है, जो जनरली हमारे कुछ ऐसे हैं, मैं सभी मुस्लिम की बात नहीं करूंगा, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ जो मुस्लिम हैं जो बार बार भारत में विरोधी बातें करते हैं या भारत में मुसलमानों का सम्मान नहीं हो रहा है या बहुत सारी ऐसी चर्चाएं करते हैं, उनको ये सीखना चाहिए कि जो सबसे मुस्लिम ज्यादा जहां पर हैं, अगर वो कंट्री का जो मुखिया है वो इस प्रकार की तारीफ करता है, ये सच्चाई है कि आपको भी उससे सीख लेकर के देश के साथ चलना चाहिए, देश के लिए जो बेहतर हो उसका प्रयास करना चाहिए। तो मेरे दृष्टि से अगर मैं कहूंगा तो मैं कह सकता हूं कि ये समझौता बहुत लंबे समय के लिए है और इस समझौते से देश को निश्चित रूप से बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आगे जो हमारा, चाहे वो मैं बात करता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर की या मैं बात करता हूं आर्थिक परिस्थितियों की, दोनों मजबूत होंगे। इससे भारत का विश्व के अंदर भी जो प्रभाव है वो पहले से बेहतर है और डेफिनेटली बेहतर होगा। जी बिल्कुल। लेकिन देखिए, ये बात तो है कि भारत लगातार ये कोशिश कर रहा है कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ा जाए, हर क्षेत्र में भारत को मजबूत किया जाए, जिसे लेकर हमने बीते कई सालों से देखा है कि कैसे कई देशों के साथ जो रिश्ते हैं वो काफी बेहतर होते हुए भी नजर आए हैं। लेकिन क्या लग रहा है कि भारत चीन के मुकाबले रणनीतिक साझेदारी के साथ साथ जो रणनीतिक स्थिति है उसमें मजबूती हासिल कर पाएगा क्या, अगर चीन का कंपैरिजन करते हैं तो? ये मुझे लगता है कि हम उससे बेहतर बन सकते हैं। ठीक है, हमारे पास उससे बेहतर बनने की ताकत है, हमारे पब्लिक के पास। मैं दोबारा एस्ट्रोलॉजिकली अगर आऊं तो मैं कहूंगा कि वृष लग्न स्थिरता की लग्न है। हमारे यहाँ जो भारत की कुंडली है उसमें जन्म लग्नेश के साथ बुध भी बैठे हैं, शनि भी बैठे हैं, चंद्रमा भी बैठे हैं, सूर्य भी बैठे हैं। हमारे कुंडली के 3rd हाउस के अंतर्गत 5 प्लैनेट हैं जो स्ट्रांग बनाते हैं हमारे जो युवा शक्ति है, हमारे देश की जो पब्लिक है। इसलिए आप देख लीजिए आज विश्व की जो सर्वश्रेष्ठ कंपनीज हैं, चाहे वो आप सोशल मीडिया से रिलेटेड जो कंपनी, चाहे गूगल देख लीजिए, चाहे फेसबुक, जहां की कंपनी है, कौन वहां पर है भाई? आप सोचिए, हमारे यहाँ के जो भारतीय हैं, जनरली बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहां पर हमारे यहाँ के भारतीय बैठे हुए हैं और उस चीजों को चला रहे हैं, कंपनीज को चला रहे हैं। तो भारत के पब्लिक के अंदर इतना पोटेंशियल है, भारत की जनता इतनी ताकतवर है, उसको एक इंपॉर्टेंट मुखिया की नीड थी। क्योंकि भारत की दशा में दोबारा आऊंगा, मंगल की चल रही है और मंगल इस टाइम पर वृष राशि में ही गोचर कर रहे हैं, जो कि स्थिर प्रकृति की राशि है। तो मैं ये कह सकता हूं जितने भी डिसीजन इस टाइम पर लिए जा रहे हैं, क्योंकि राहु 10th हाउस में भारत में गोचर कर रहे हैं, ये भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद होंगे और मैं निश्चित कह सकता हूं चीन को परास्त करने वाले होंगे। ठीक है, यानी कि भारत के लिए आपने शुभ और लाभकारी संकेत दिए हैं और उम्मीद यही करते हैं कि भारत इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आचार्य जी। आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर